हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माय सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आज आपको एस.एल. रॉस की बुक में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस की है उसका चैप्टर 4 एक्सप्लिसिट मेथड ऑफ सॉल्विंग हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की थ्योरी कराऊंगी। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की ये क्या होता है और ये सेक्शन 4.1 के अंदर है आपका, ये ख़त्म करेंगे। ये बच्चों एनईपी के सिलेबस में और एलओसीएफ का जो सिलेबस है डीयू का 3rd ईयर में 5th सेमेस्टर बीएससी फिजिकल साइंस और भी काफ़ी जगह पे ये पेपर है, उन सब के लिए सूटेबल होगा। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो बेटा, हमारे पास है nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो nth ऑर्डर लिखा है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो nth ऑर्डर का होगा। तो इसका मतलब उसके पास किस किस तरीके की टर्म्स होंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर dny/dxn मतलब हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका मतलब इससे नीचे के भी सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो ये dn-1/dxn-1 ये वाला इससे n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, फिर n-2th डेरिवेटिव हो जाएगा। dy/dx इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन is a relationship between dependent variable, independent variable and their derivatives। ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया और हमारे पास उसके डेरिवेटिव्स आ गए। अब डेरिवेटिव कितने हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है। तो उसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, nth ऑर्डर है। तो हमारे पास nth ऑर्डर है तो n ऑर्डर तक के हमारे पास जो है ये आ जाएंगे, डेरिवेटिव्स आ जाएंगे। और इनके ये कोफिशिएंट्स हैं a0x, a1x मीन्स फंक्शन ऑफ x। कोई भी टर्म हो सकती है यहाँ पे x की, सपोज x², ठीक है, x+2 कोई भी टर्म हो सकती है। सो द कोफिशिएंट ऑफ दीज डेरिवेटिव्स आर द फंक्शंस ऑफ x और दे मे बी कांस्टेंट आल्सो। अब याद रखिए कि इसको nth ऑर्डर का बनाना है तो इसका मतलब इसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसका जो कोफिशिएंट है a0x ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये वाली पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो हमारी ये n-1th ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, फिर ये nth ऑर्डर की नहीं रहेगी। तो याद रखना है कि nth ऑर्डर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होगा कभी भी। सो हमने लिख दिया वेयर a0x इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। मतलब आइडेंटिकली जीरो का मतलब होता है कि x की किसी भी वैल्यू पे ये, मतलब ऐसा ना हो जाए कि ये हर एक वैल्यू पे जीरो आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, वाई द वर्ड लीनियर इज देयर, आप देख रहे हैं कि ये जितने भी डेरिवेटिव्स हैं इन सब की पावर जो है वो 1 है। पावर 1 है तो इसका मतलब डिग्री 1 है, डिग्री 1 है तो ये लीनियर है। तो लीनियर की वजह से इन सब डेरिवेटिव्स की पावर 1 आई है और nth ऑर्डर की वजह से इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज ऑफ nth ऑर्डर, राइट। तो अब आगे देखिए, हमने एज्यूम किया है कि a0, a1, a2, an और ये f। अब f कहाँ से आया है, ये देखो कैपिटल F इज द राइट साइड ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कैपिटल fx इज एनी फंक्शन ऑफ x। अगर ये fx जीरो हो जाए तो इक्वेशन बन जाती है होमोजीनियस, और अगर fx जीरो नहीं होता तो हम बोलते हैं इक्वेशन वेरी नॉन होमोजीनियस है। तो ये सब क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं ऑन द इंटरवल ए बी। अब आपको पता है कॉन्टिन्यूटी ऑन द इंटरवल का क्या मीनिंग होता है, इट इज कॉन्टिन्यूस एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल, राइट। तो इंटरवल ए बी में जितने भी एक्स होंगे उन सब पॉइंट्स पे ये कॉन्टिन्यूस है, क्लियर। और हमने लिख दिया a0x नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एनी एक्स इन द इंटरवल ए बी, ठीक है, क्योंकि अगर a0x ही जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन ही जो है आपकी nth ऑर्डर की नहीं रहेगी। दिस fx इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस टर्म। मैंने आपको बता दिया कि अगर fx जीरो है तो ये होमोजीनियस है, अगर fx नॉन जीरो है तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। सो इफ f इज आइडेंटिकली जीरो देन द इक्वेशन नंबर 1 इज कॉल्ड द होमोजीनियस nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक दिस इज नाउ क्लियर। तो अब ये एक एग्जांपल देख लीजिए। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो सेकंड ऑर्डर का है, तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। क्योंकि हर एक डेरिवेटिव की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर भी हुई। तो इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो, और डेरिवेटिव्स भी है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी हुई। इसकी राइट साइड जीरो नहीं है तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस हुई। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, इट इज अ नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस वर्ड आया बेटा क्योंकि इसके पास राइट साइड जीरो नहीं है। सेकंड इसलिए आया सेकंड ऑर्डर वर्ड क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का प्रेजेंट था। लीनियर वर्ड इसलिए आया क्योंकि सब डेरिवेटिव्स की पावर 1 है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए आया क्योंकि इसके पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है और उनके डेरिवेटिव्स भी हैं। ऑल राइट,
सो ये है मीनिंग हमारे पास nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स है बेटा, ये देखिए। कंसीडर दी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी अब पूरी की पूरी, यहाँ तक ये सारी डेफिनेशन ही चल रही है शुरू की 3 लाइन में। आगे देखिए, लेट एक्स नॉट बी एनी आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ ए बी। आपको बताया था कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, तो ए बी तो इंटरवल है, इसके पास इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स है, मैंने उसका कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया एक्स नॉट, और सी नॉट सी वन सी एन माइनस वन ये सब मेरे एक रियल कॉन्स्टेंट्स है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, तो मैं कहती हूँ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो थ्योरम 4.1 आपको कहती है कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो है एक यूनिक सॉल्यूशन f, स्मॉल f से हम उसको डिनोट करेंगे, वो जरूर एग्जिस्ट करेगा। और वो किस तरीके का होगा कि जब हम उस f की वैल्यू एट सम पॉइंट x नॉट निकालेंगे तो मेरे पास कोई कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा c नॉट। फिर जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे उसी पॉइंट के ऊपर तो कोई और कांस्टेंट आ जाएगा c1। ऐसे ही मेरे पास n-1th डेरिवेटिव तक सारे कांस्टेंट्स निकल कर आ जाएंगे, कोई ना कोई वैल्यू निकल कर आ जाएगी उस पॉइंट के ऊपर, दैट इज cn-1। तो आप ये देखिए कितनी चीजें निकल गई हमारे पास। फंक्शन f की वैल्यू निकली f डैश f डबल डैश से लेकर fn-1। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेरे पास जो है निकल के आएंगे, तो ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। रिमेंबर दिस वर्ड यूनिक। ठीक है, एंड दिस सॉल्यूशन इज डिफाइंड ओवर द इंटायर इंटरवल ए बी। क्यों होगा पूरे इंटायर इंटरवल ए बी के ऊपर? क्योंकि मैंने एक्स नॉट तो कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया हुआ है। दिस इज ट्रू फॉर ऑल द पॉइंट्स, राइट। तो मेरा ये सॉल्यूशन जो होगा पूरे इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, करोलरी है इसकी, थ्योरम 4.1 की करोलरी है। ये देखिए, लेट एफ बी द सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या फर्क है इसमें और ऊपर वाले थ्योरम के अंदर करोलरी में? ऊपर जब हमने लिया था तो ये होमोजीनियस वर्ड नहीं लिया था, अब हमने होमोजीनियस वर्ड ले लिया। तो होमोजीनियस वर्ड लेने से सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ गया? ये देखो, पहले तो इक्वेशन पे ये फर्क पड़ा कि राइट साइड 0 हो गई। ठीक है, फिर सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ा? अभी सॉल्यूशन आ रहा था एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी नॉट, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू सी1। अब देखो सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो राइट साइड 0 होने से ये सारे कांस्टेंट्स जो थे मेरे सी नॉट, सी1, सी2, cn-1 तक, ये सब के सब आपके 0 बन गए। तो इट मीन्स अगर फंक्शन की वैल्यू जो है एक्स नॉट पर और उसके सारे डेरिवेटिव्स अगर 0 हो जाते हैं तो जो यूनिक सॉल्यूशन मेरा f है वो क्या हो जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू 0 ही हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो हमें थ्योरम 4.1 ने और करोलरी ने ये बताया कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन किस तरीके का है। तो आप याद रखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है कि फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालोगे तो कोई कांस्टेंट निकल कर आएगा, फिर उसके डेरिवेटिव्स की निकालोगे तो वो भी कोई कांस्टेंट निकलेंगे, और अगर होमोजीनियस हुई इक्वेशन तो सारे कांस्टेंट उसके ऊपर वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसका। ये देखिए एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर y1 is 0 and y-1 is 0। आप ये देखिए, सबसे पहले इक्वेशन दे क्या रखी है आपको, इसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। दूसरा सबकी पावर 1 है तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई। राइट साइड 0 है तो होमोजेनियस हुई। ठीक है, साथ में उसने लिख दिया कि y1 इक्वल टू 0 एंड y-1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो बेटा, ये जो 1 है ना इस समय, ये किसका काम कर रहा है? एक्स नॉट का काम कर रहा है। ठीक है, ये जो 1 है यहाँ पे ये क्या है? एक्स नॉट है, राइट। और ये यहाँ पर भी एक्स नॉट है, और ये हमारा क्या बन गया? अब y क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इक्वेशन जो है देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये इसको f को लिख रहा है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है एट 1 भी 0 आ गई, और फंक्शन की वैल्यू मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू भी 0 आ गई है। अब क्यों आ रही है 0? क्योंकि आपका होमोजीनियस है इक्वेशन, तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो जब आपने क्या इक्वेशन करोलरी करी थी अभी कि अगर f एट एक्स नॉट इज 0, एफ डैश एट एक्स नॉट इज 0, और जितने निकल सकते हैं, हमारे पास सेकंड ऑर्डर है तो हमारे फर्स्ट तक के निकलेंगे। ठीक है ना, एक कम निकलता है ना, जैसे एफ एन है तो एफ n-1 तक निकलता है। तो अगर इस तरीके से सारी वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? एफ एक्स इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन हो गया था हमारा। ठीक है, तो अब यहाँ पे f की जगह y है तो y इक्वल टू 0 विल बी द सॉल्यूशन। सो ट्रिवियल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? 0 सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ऑल राइट क्लास, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया? इट हैज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन y इक्वल टू 0 एंड हाउ इट कम्स आउट? बाय करोलरी टू थ्योरम नंबर 4.1 जो आपको भी एक्सप्लेन करी थी मैंने, राइट। चलिए अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इस चैप्टर में। देखिए
थ्योरम 4.2 है आपकी बेसिक थ्योरम ऑन लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस है इसका मतलब राइट साइड जीरो है। अब मैं जितनी भी बातें करूंगी nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कर रही हूँ, तो nth ऑर्डर मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली, इसकी एक्सप्रेशन लर्न भी कर लेना, ठीक है, ये वाली। और राइट साइड मेरी जीरो है, इसका मैंने नाम ले लिया इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने नॉन होमोजीनियस लिया हुआ था, तो इक्वेशन 2 में मैंने होमोजीनियस ले लिया, ठीक है। आपको पता है नॉट एक्स जीरो नहीं हो सकता, ये सब बातें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब मैंने आपसे कहा कि मेरे पास सॉल्यूशन निकल कर आ गए। अभी तक तो हमने एक सॉल्यूशन की बात करी थी कि इसके पास एक यूनिक सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। अब मैंने कहा मेरे पास तो m सॉल्यूशंस निकल कर आ गए, f1 f2 fm, ठीक है। ये m सॉल्यूशंस निकल कर आ गए इक्वेशन नंबर 2 के। अगर ये m सॉल्यूशंस हैं इस इक्वेशन के, तो मैं आपसे कहती हूँ कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी इसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग होता है बेटा, जिसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना हो ना, जैसे मुझे f1 f2 fm का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इन सबको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो पहले और फिर ऐड कर दो, दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस cm fm, वेयर c1 c2 cm ऑल आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो इस वाली थ्योरम ने आपको ये बताया कि अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, ये f1 f2 fm अगर उसके सॉल्यूशन है, तो इन सभी सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा दैट विल आल्सो बिकम द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस cm fm। तो दिस एक्सप्रेशन c1 f1 प्लस c2 m2 f2 डैश डैश टिल cm fm, दिस इज कॉल्ड द linear combination of the solutions f1 f2 fm, clear, where these ci's all are constants, arbitrary constants हैं, ठीक है। मैंने लिख दी है ये बातें कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। और ऊपर की जो थ्योरम मैथमेटिकली लिखी गई है उसको रीस्टेट करना चाहते हैं वर्ड्स में, तो बोल सकते हैं कि एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ इट, राइट। सो दिस वाज थ्योरम नंबर 4.2। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस किसको बोलते हैं। तो बेटा ये बात जरूर पता होनी चाहिए हर बच्चे को कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का क्या मीनिंग होता है। तो देखिए बेटा, मेरे पास सपोज कर लीजिए n फंक्शंस दे रखे हैं। ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, किसी भी इंटरवल के ऊपर, जब हमें जितने फंक्शन है उतने तो कॉन्स्टेंट्स मिले, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट कांस्टेंट c1 c2 cn, नॉट ऑल जीरो। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नॉट ऑल जीरो, क्योंकि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो डिफरेंस है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस जीरो वर्ड। अगर ये सारे कांस्टेंट जीरो आ जाते हैं तो ये बन जाता है हमारा इंडिपेंडेंट, और अगर एक भी नॉन जीरो आ जाए तो ये बन जाता है डिपेंडेंट। तो हमने क्या करना है कि हमारे को जब भी ये देखना है कि फंक्शंस जो है डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो जितने फंक्शन है पहले उतने कांस्टेंट ले लो। मेरे पास n फंक्शंस थे, मैंने n कांस्टेंट ले लिया c1 c2 cn, फिर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब सबको, हर कांस्टेंट को उसके फंक्शन से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। तो देखो c1 f1 प्लस c2 f2 प्लस cn fn आ गया। इस पूरे लीनियर कॉम्बिनेशन को आप जीरो डाल दो, ठीक है। इसको जीरो डालने के बाद ये जो कांस्टेंट्स है ना c1 c2 cn, इन सब की वैल्यू निकालो कि ये कांस्टेंट क्या आ रहे हैं। अगर ये सारे के सारे जीरो आ जाएंगे तो बन जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर इनमें से एक भी नॉन जीरो आ गया, ये जो कांस्टेंट्स है एक भी नॉन जीरो आ गया, तो फंक्शन बन जाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर है बच्चों। तो ये है मेरे लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शंस। आप अभी थ्योरी सीख रहे हो, थोड़ी देर में क्वेश्चन सीखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैंने क्या किया, ये जो फंक्शंस थे इन सब जितने फंक्शन थे उतने ही कांस्टेंट लिए। देखो c1 c2 cn, फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उस लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो डाल दिया, ठीक है। इसको जीरो डाल के मैंने इनको सॉल्व किया और मैंने देखा कि सारे के सारे कांस्टेंट्स मेरे जो है c1 c2 cn जो है सारे के सारे जीरो आ गए। सारे जीरो आ गए तो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब कैसे याद रखेंगे कि हमें कैसे चेक करना है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। जितने फंक्शंस हैं पहले उतने कांस्टेंट लो, ठीक है। उन कांस्टेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। पुट दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो एंड सॉल्व करने के बाद c1 c2 cn की वैल्यूज निकाल लीजिए। इफ ऑल आर जीरो देन वी से दैट द फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एंड इफ एनी ऑफ देम इज नॉन जीरो देन वी से दैट द फंक्शंस आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब आगे देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल देख लीजिए। मेरे को दे रखा है एक फंक्शन x और एक दे रखा है x स्क्वायर। तो मुझे चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ओवर द इंटरवल 0 to 1। तो मैं क्या करूंगी, पहले मेरे पास दो फंक्शन है ना x और x स्क्वायर,
पहले दो कांस्टेंट ले लो, एक C1 ले लिया, एक C2 ले लिया। अब C1 को पहले वाले से मल्टीप्लाई कर लो, C2 को दूसरे वाले से कर लो। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो C1x आ गया और C2x² आ गया। फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए इनको ऐड किया, तो ऐड किया और उसको 0 डाला, तो मेरे पास आ गया C1x + C2x² = 0। अब मुझे इन्हें सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व करने का क्या तरीका बनाऊं इसके अंदर, देखो आप कैसे करेंगे, ये टेक्निक याद कर लेना। जैसे दो कांस्टेंट है ना, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, एक कम पे डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो दो कांस्टेंट है तो मैंने इसको क्या किया, एक बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास आ गया C1 और इधर से क्या आ जाएगा, C2x² है तो 2C2x आ जाएगा, पुट इट इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 and 2, एंड यू हैव टू कांस्टेंट्स C1 and C2। तो आपके पास दो अननोन्स आ गए, दो इक्वेशंस आ गई। यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम एंड गेट द वैल्यू ऑफ C1 and C2। तो आपने C1 और C2 की ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एलिमिनेशन रूल लगाओगे। आप देखो सेकंड वाली इक्वेशन को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा ये जो C1 वाला कांस्टेंट है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने एलिमिनेशन रूल लगाया। जिस बच्चे को जैसे सॉल्व करना आता है वैसे करिए, सब्सटीट्यूशन से करना है सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो। तो मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया C2x² = 0। अब देखो बेटा x² तो 0 नहीं होगा, ठीक है ना, तो C2 ही 0 होगा, तो C2 0 आ गया। अब C2 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में। C2 को 0 डाला तो मेरा C1x 0 आ गया इक्वेशन 1 में डालने पर। इक्वेशन 1 में C1x 0 डाला तो x तो 0 नहीं है, क्योंकि तो फंक्शन क्वेश्चन में दिए में हमें x और x²। तो अगर x 0 नहीं है तो C1 0 है, तो मेरे C1 और C2 दोनों के दोनों 0 आ गए। अगर ये दोनों 0 आ गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक भी नॉन 0 आ जाता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। क्लियर है बच्चों कि कैसे चेक करना है हमें। नेक्स्ट देखिए थ्योरम नंबर 4.3 हमारी क्या है, द nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि ये कौन सी इक्वेशन होती है। तो इसका नाम मैंने 2 रखा हुआ है इक्वेशन का। मैंने कहा है कि ये ऑलवेज पोजेस n सॉल्यूशंस विच आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो फर्क क्या है, थ्योरम 4.1 नॉन होमोजीनियस की बात कर रही थी, ठीक है। उसकी करोलरी ने बात करी होमोजीनियस की, और दोनों ने क्या बात कही कि इनके पास यूनिक सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है ना, एक सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा आपको इसका। फिर हमने नेक्स्ट वाली थ्योरम में आए 4.2 में, वो होमोजीनियस के लिए थी, और हमें पता चला कि उसके पास अगर n सॉल्यूशंस हैं तो या जितने भी सॉल्यूशंस हैं m हैं या जितने भी सॉल्यूशंस हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन जरूर होगा, ठीक है। अब मेरे को पता चल रहा है कि अगर उसके पास मतलब nth ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो हमेशा nth ऑर्डर है ना, तो n सॉल्यूशंस ही पोजेस करेगी, और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस जो होंगे ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए फर्दर, अगर F1 F2 नाम दे दिया उन सॉल्यूशंस का हमने, n सॉल्यूशंस का, n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो है मेरे, उनका नाम हो गया F1 F2 Fn। तो हमें तो पता है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होता है। तो हमने कह दिया कि उसका हर सॉल्यूशन F जो होगा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज n सॉल्यूशंस, लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ये जो F1 F2 Fn है इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, n है ना ये, तो n कांस्टेंट ले लो, C1 C2 Cn मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो मेरा बन गया C1 F1 + C2 F2 + Cn Fn। ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया। तो हम कहते हैं कि ये भी एक सॉल्यूशन उसका होगा हर हाल में, ठीक है। तो हमें पता चला, मैंने यहाँ साइड में देखो क्या लिखा है, इट मीन्स दैट if F1 F2 Fn are the solutions, then if suppose any other solution exists, then that solution will always be written as a linear combination of these solutions। क्लियर हो गई बच्चों बात, ठीक है। तो यहाँ पर हमें n सॉल्यूशंस की बात के बारे में पता चला। तो अब बात आती है कि अब सॉल्यूशंस देख लिए, तो अब हमें कैसे लिखना है अपना जनरल सॉल्यूशन। तो अब एक जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जो कि पूरा सॉल्यूशन सेट रिप्रेजेंट करेगा। तो हमारे पास क्या है बेटा, F1 F2 Fn n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि होमोजीनियस है, जो हमने अभी ऊपर बात करी, ठीक है। तो उसका जो देन दिस ये जो सॉल्यूशंस निकलेंगे F1 F2 Fn, इसे बोलेंगे फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। टर्म्स याद रखनी है, फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। और जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा दैट इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। तो अभी हमने ऊपर बात करी थी ना कि अगर हमारे पास n सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन। तो वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन जो हमने लिखा था दैट रिप्रेजेंट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस
इक्वेशन। ठीक है, इसमें जो C1 C2 Cn को वैल्यूज अगर आप देते रहेंगे ना, प्रॉपर चॉइस इनको देते रहेंगे, तो आपके पास सारे सॉल्यूशन निकल कर आ जाएंगे F1 F2। तो ये एक तरीके की फैमिली बन गई पूरी सॉल्यूशन की आपकी, जो कि जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब हमने जनरलाइज कर दिया सारा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इज दिस रॉन्स्कियन। बच्चों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, जहाँ पे ये सब हो, तो उसके अंदर रॉन्स्कियन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो रॉन्स्कियन क्या चीज होती है? देखो, अभी आपने देखा कि मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए पहले एक इक्वेशन बनाई, फिर उसका डेरिवेटिव लिया, दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व किया और वहां से देखा कि सारे कांस्टेंट जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तो रॉन्स्कियन इज ऑल्सो समथिंग विच हेल्प यू इन फाइंडिंग वेदर द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी वेदर द सॉल्यूशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो रॉन्स्कियन निकलता कैसे है? सबसे पहले देखो कितने ऑर्डर का बनाना है हमें। अगर मेरे पास n रियल फंक्शंस दे रखे हैं f1 f2 fn, ठीक है, तो इसके n माइनस वनथ डेरिवेटिव सबके होने भी चाहिए। पहली बात तो ये है, तभी आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ईच ऑफ विच हैज n माइनस वनथ डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल ए बी। तो रॉन्स्कियन एक डिटर्मिनेंट है, रिप्रेजेंट करेंगे w से, जिसका रॉन्स्कियन निकाल रहे हैं उसको ब्रैकेट पे लिख देंगे। तो मैं फाइंड कर रही हूँ रॉन्स्कियन f1 f2 fn का, तो मैंने लिख दिया w f1 f2 fn। तो ये एक डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट आपने किस तरीके से बनाना है? देखो, पहले जिसका रॉन्स्कियन निकाल रहे हो उन सबको ऊपर लिखो फर्स्ट रो में f1 f2 fn, फिर उनका फर्स्ट डेरिवेटिव उनकी सेकंड रो में लिखना है, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड रो में लिखना है। ऐसे मैंने कहा ना, n माइनस वन डेरिवेटिव होने चाहिए उसके पास, तो n माइनस वन डेरिवेटिव आप लास्ट की रो में लिख देंगे। तो ये आपके पास n बाय n डिटर्मिनेंट बन गया। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट इज कॉल्ड रॉन्स्कियन। क्लियर हो गया सब बच्चों को रॉन्स्कियन कैसे बनाना है? मैं अभी एग्जांपल्स दूंगी आपको, तो उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट, अब आइए थ्योरम 4.4। अब हम यहाँ पे ना रॉन्स्कियन की बात करनी शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो देखिए, थ्योरम 4.4 कह रही थी n सॉल्यूशंस जो आपको मिले थे अभी, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस जो थी, वो सारे के सारे n सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होंगे? इफ एंड ओनली इफ रॉन्स्कियन ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज नॉन जीरो। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो आ गया रॉन्स्कियन तो डिपेंडेंट है। अगर रॉन्स्कियन नॉन जीरो है इन सब का, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो रॉन्स्कियन ना हमें हेल्प कर देता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट देखने के लिए बहुत आसानी से। ठीक है, वरना इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, तो रॉन्स्कियन से ज़्यादा जल्दी काम हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो n लीनियरली एन सॉल्यूशंस निकल कर आए थे इक्वेशन नंबर 2 के, उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये चेक करना हो, तो मैं सीधा उनका रॉन्स्कियन निकाल दूंगी। अगर रॉन्स्कियन इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो आ जाए फॉर सम एक्स ऑन द इंटरवल, किसी भी एक एक्स के ऊपर आ जाए बेशक, ठीक है, पूरे इंटरवल में किसी भी एक एक्स पे रॉन्स्कियन जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम जीरो अगर आ जाता है, तो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर सबके लिए हर एक्स के लिए जीरो निकल कर आ जाए, तो हमारे लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक? 4.5 थ्योरम क्या कहती है? रॉन्स्कियन ऑफ n सॉल्यूशंस ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ईदर आइडेंटिकली जीरो और एल्स इज नेवर जीरो। देखो, वो हमें ना हर एक एक स्टेप पे ना एक एक बात नई नई सिखाता चला जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सीखा, फिर रॉन्स्कियन सीखा, फिर उसने हमें बता दिया कि अगर तुम्हें देखना हो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो रॉन्स्कियन निकाल लो। बट रॉन्स्कियन की डेफिनेशन में उसने क्या कर दिया? फॉर सम एक्स लिख दिया था यहाँ पे, है ना। अब मैं क्या, इतने सारे इंटरवल ए बी के अंदर तो बहुत सारे एक्स हैं, ठीक है ना, इन्फाइनेटली मैनी एक्स है, क्या मैं सारों पे निकल निकल के देखती रहूं? ऐसा तो नहीं करेंगे। तो उसने हमें एक प्रॉपर्टी बता दी कि रॉन्स्कियन या तो सभी जगह जीरो होता है या फिर वो जीरो कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो उसने हमें बता दिया कि रॉन्स्कियन इज इधर आइडेंटिकली जीरो, आइडेंटिकली जीरो मीन्स फॉर ऑल एक्स, या तो वो सारे ही एक्स के ऊपर जीरो आता है या फिर वो कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे को एक पॉइंट पे भी पता चल जाता है, तो हमें सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी पता चल जाती है। क्लियर? क्वेश्चन देखो आप रॉन्स्कियन के ऊपर। शो दैट द सॉल्यूशन sin x एंड cos x आर लिनियरली इंडिपेंडेंट फॉर दिस। सबसे पहले देखो दे क्या रखा है आपको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट साइड जीरो है, तो ये होमोजीनियस है। सो वी आर गिवन अ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। और ये सेकेंड ऑर्डर की है, तो हमारी जो थ्योरम थी उन्होंने कहा था जितना ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उतने ही उसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। तो उसने हमें दो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन दिए, sin x और cos x।
अब मुझसे वो ये पूछ रहा है कि चेक कर लो कि ये सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसने हमें तो दिए हैं साइन एक्स और कॉस एक्स। तो एक तरीका तो बेटा यही है कि y को साइन एक्स डालो इस इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड करके देख लो, अगर है तो वो इसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही कॉस एक्स को देख लो, ठीक है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आप डेफिनेशन का इस्तेमाल कर लो। पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसने हमें ये तो दे ही रखा है कि ये सॉल्यूशन है, तो हम मान के चल रहे हैं ये इसके दोनों सॉल्यूशन है। मैं सिर्फ ये चेक कर रही हूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं, एंड आई एम यूजिंग रॉन्स्कियन फॉर दैट। तो रॉन्स्कियन था कि जो सॉल्यूशन दे रखे हैं पहले उनको फर्स्ट रो में प्लेस कर दो, तो मैंने साइन एक्स और कॉस एक्स प्लेस कर दिए, फिर सेकंड रो के अंदर उनके डेरिवेटिव्स ले लो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा कॉस एक्स आ गया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ गया। नाउ जस्ट सॉल्व इट, सॉल्व कर दिया डिटरमिनेंट, सब बच्चों को आता है सॉल्व करना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, और दोनों माइनस। तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इज माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, ये सॉल्व करके -1 आ गया। अब आप देख सकते हो कि -1 है, इट कैन नेवर बी जीरो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंटरवल ऑन द रियल लाइन, ठीक है, तो ये नेवर जीरो वाला केस आ गया। तो रॉन्स्कियन इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर हो गया, तो आपको पता चल गया लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब अगर आपसे मैं यहीं पे कह दूं कि इसका जनरल सॉल्यूशन भी लिख दो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, तो c1 sin x प्लस c2 cos x, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑलराइट, आगे आ जाइए, देखिए, शो दैट द सॉल्यूशन ex, e माइनस एक्स एंड e2x ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या हुआ है, हमें थर्ड ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अगर ये थर्ड ऑर्डर की है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से 3 सॉल्यूशन हमें दे रखे हैं, दे रखा है उसने कि ये सॉल्यूशन है, आपको चेक करने को भी नहीं बोल रहा। तो 3 सॉल्यूशन है, ex, e माइनस एक्स और e2x। अब इसने हमसे कहा कि ये चेक करके बता दो कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो मुझे तो रॉन्स्कियन बहुत अच्छा लगता है, मैं तो रॉन्स्कियन से डायरेक्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के चेक कर लूंगी। ठीक है, तो मैंने रॉन्स्कियन निकाला। रॉन्स्कियन कैसे निकलेगा, पहले जो 3 सॉल्यूशन दे रखे हैं उन तीनों को फर्स्ट रो में प्लेस कर दो, ठीक है, फिर सेकंड रो में उन तीनों का डेरिवेटिव ले लो, थर्ड रो में उसका सेकंड डेरिवेटिव ले लो। तो देखो पहले इसका डेरिवेटिव ये रहा, इसका ये रहा और इसका ये रहा, फिर ex का डेरिवेटिव ex, सेकंड रो का डेरिवेटिव थर्ड रो में लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव ये आ गया और इसका डेरिवेटिव ये आ गया। सबको आता है डेरिवेटिव लेना, इनके डेरिवेटिव्स ले लिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मैंने इस डिटर्मिनेंट को पूरे को सॉल्व किया, जो कॉमन निकल रहा था उसे कॉमन निकाल लिया और सॉल्व किया, तो मेरे पास आ गया -6 e की पावर 2x। अब आप देखो यहाँ पे ना x को कोई भी वैल्यू दे दो, आपको पता है e2x इज नेवर जीरो ऑन द रियल लाइन, ठीक है ना, सबको याद है ना ग्राफ ex का कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ये कहीं पर भी इसकी फंक्शन की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं, ठीक है ना, तो ये नेवर जीरो वाला ही केस बना आपका। तो -6 e2x इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स w इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। क्लियर है बच्चों, सबको समझ आ गया। चलिए आगे आ जाइए, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। इफ f1x and f2x are two solutions of this differential equation, then show that c1 f1 plus c2 f2 is also a solution of 1। अभी जो मैंने आपको थ्योरम्स कराई थी ये उनका प्रूफ मांग रहा है। बस आप ये देखिए कि ये सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस पे प्रूफ मांग रहा है। हमने देखा था कि सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस है तो पहली बात इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। अगर 2 सॉल्यूशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से मिलेगा। तो बस ये आपको यही कह रहा है कि ये बात प्रूफ कर दीजिए कि अगर इसके पास 2 सॉल्यूशन है f1 f2 तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन है। बहुत इजी प्रूफ है बेटा, जैसे मैं 2 ऑर्डर के लिए कर रही हूँ आप इसको nth ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो, राइट। तो देखिए अगर f1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप क्या करेंगे, y को इक्वल टू f1 डाल दीजिए इस पूरी इक्वेशन में, वो सेटिस्फाई हो जाएगी क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैंने ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 माना हुआ, इसमें y को f1 डाल दिया तो मेरे पास ये आ गया, देखो सीधा सीधा y की जगह f1 डाल दिया, ठीक। सिमिलरली f2 भी सॉल्यूशन दे रखा है, अगर f2 सॉल्यूशन है इसका तो f2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब y को f2 डाल दो, y को f2 डाला तो f2 से भी सॉल्यूशन निकल कर आ गया। मुझे क्या शो करना है, मुझे तो शो करना है c1 f1 प्लस c2 f2 सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं y को c1 f1 प्लस c2 f2 डाल दूं तो वो भी सॉल्यूशन निकल इसको सेटिस्फाई कर देगा, मुझे ये शो करना है। तो जस्ट अ सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, कुछ भी नहीं करना। आप देखो आपको c1 f1 चाहिए ना, तो इक्वेशन नंबर 1 को c1 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन नंबर 2 को c2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो मैंने करा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय c1 एंड 2 बाय c2 और दोनों को ऐड कर दो। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इनके कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लेना। देखो बेटा c1 से करूंगी तो c1 a नॉट प्लस डी स्क्वायर c1 a नॉट डी स्क्वायर f1 बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा।
और जब सेकंड वाली को करूंगी C2 से तो ये आ जाएगा C2 A0 D स्क्वायर F2 बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो जिस कोफिशिएंट्स को इकट्ठा कर लेना बस, तो C1 इधर कर लिया, C2 का इधर आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ही सेकंड वाली टर्म जो है देखो, ये वाली C1 से मल्टीप्लाई होगी, ये C2 से हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। ऐसे ये C1 से ये C2 से दोनों ऐड हो जाएंगी, तो आपके पास ऐड होकर ये सारा सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, सम रूल, डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव, उसका इस्तेमाल करना है। तो देखो इसमें से मैंने A0 कॉमन निकाला, तो अंदर क्या आ जाएगा C1 D स्क्वायर F1 बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, यही आएगा ना, A0 बाहर आ जाएगा, C1 D स्क्वायर F1 बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस C2 D स्क्वायर F2 बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको सबको डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टी मालूम है कि ये C1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसको अंदर भी लेके जा सकते हो, तो D स्क्वायर C1 F1 बन जाएगा, और ये C2 अंदर चला जाएगा तो D स्क्वायर C2 F2 बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही सेम काम बेटा मैंने यहाँ से किया है, इन दोनों के अंदर से टर्म्स में से मैंने A1 को कॉमन निकाल दिया और C1 को अंदर ले लिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाली टर्म में भी कर दिया। फिर आपने डेरिवेटिव ऑफ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव का रूल लगाया। आप सबको पता है कि ये D स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इकट्ठा हो जाएगा अंदर, तो C1 F1 आ जाएगा प्लस C2 F2। सेम विद हेयर ऑल्सो। अब आपने देखा C1 F1 प्लस C2 F2 जो है, ये पूरी इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं y की जगह C1 F1 प्लस C2 F2 डाल दूं गिवन इक्वेशन में, तो ये पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर? सो सच अ सिंपल प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। फिर से सेकंड ऑर्डर की एक क्वेश्चन मुझे गिवन है। ठीक है, यूज द डेफिनेशन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट टू शो दैट E(x) एंड E(3)x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन AB। फिर लिखा हुआ है यूज थ्योरम 4.4 टू शो दैट E(x) एंड E(3)x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वो दोनों तरीके की डेफिनेशन आपसे इस्तेमाल करवाना चाहता है। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, जिससे इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। पहले ये देखो, दो चीजें हैं मेरे पास जिन्हें इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है, दो चीजें हैं तो दो कांस्टेंट ले लिए, इसके लिए C1 और इसके लिए C2। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को भी कर लो। तो मैंने C1 EX प्लस C2 E3X बना लिया, इसको 0 डाल दो। 0 डाल के इसको सॉल्व करके C1 और C2 की वैल्यू निकाल लो। अगर C1 और C2 दोनों 0 आ जाएंगे तो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। सॉल्व करने का क्या तरीका सिखाया है ये आपको दे रखा है, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए एक बारी। ठीक है, तो EX का डिफ्रेंशिएशन EX आ जाएगा, E3X का 3E3X आ जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपने 0 डाल दिया। अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो C1 EX दोनों कट जाएंगे, और ये क्या दे देगा आपको 3C2 E3X माइनस C2 E3X 2C2 E3X दे देगा। इसको 0 डालो। अब E3X इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी X, तो कौन 0 हो जाएगा, C2 0 हो जाएगा। अगर C2 को 0 किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगी तो C1 भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ये लिनियरली इंडिपेंडेंट आ गए। दूसरा उसने बोला है थ्योरम 4.4 हर हाल में रॉन्स्कियन ही होगा, तो रॉन्स्कियन निकाल दिया। रॉन्स्कियन निकालने के लिए क्या किया, जिससे 0 शो कर, जिसको लिनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है उसे फर्स्ट रो में प्लेस कर दिया, सेकंड रो में उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 2e4x। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी 0 नहीं होता किसी भी पॉइंट पे रियल लाइन के, तो ये भी नॉन जीरो आ गया। तो ये नॉन जीरो आ गया, तो रॉन्स्कियन मेरा नॉन जीरो आ गया, तो सॉल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। कंसीडर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। अब देखो इसने कहा शो दैट दीज टू सॉल्यूशन E2x एंड E3x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। पहले वो सॉल्यूशन भी मांग रहा है, तो आप क्या करें, E2x की वैल्यू, y की वैल्यू E2x डाल दें गिवन इक्वेशन में। ठीक है, तो ये देखो मैंने करके भी दिखा रखा है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ E2x माइनस 5 d बाई डी एक्स ऑफ दिस। आप सॉल्व कर लीजिए, E2x का सेकंड डेरिवेटिव तक निकाल सकते हैं सब बच्चे। ठीक है, तो ये निकाला आपने, ये 0 आ गया विच इज राइट हैंड साइड, तो हमें पता चला E2x इसका सॉल्यूशन है। सेम तरीके से हर बच्चा E3x को इसमें डाल दीजिए पूरी इक्वेशन में, पुट y इक्वल टू 3x, सॉरी e की पावर 3x, और सॉल्व करके शो कर दो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन मिल गए। अब हमें इसे लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपकी मर्जी, रॉन्स्कियन का इस्तेमाल करना, रॉन्स्कियन करो, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन करो। तो मैंने क्या किया हुआ है, रॉन्स्कियन किया है, क्योंकि मुझे तो वही ईजी लगता है। तो देखिए मेरे को E2x और E3x को शो करना है ना, तो पहले इनको फर्स्ट रो में प्लेस कर लो, सेकंड रो में इनका डेरिवेटिव निकाल लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व किया तो मेरे पास e की पावर 5x आ गया विच इज नॉन जीरो, तो सॉल्यूशन मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। ठीक है, फिर आगे वो क्या बोलता है हमें, राइट द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, आपको पता है कि अगर
सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो एक तो दो ही सॉल्यूशन थे इसके, ठीक है, वो दोनों मुझे पता चल गए कौन से हैं, e2x और e3x। इसने कहा जनरल सॉल्यूशन लिखो तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दो, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, c1 e2x प्लस c2 e3x, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो हमने नेक्स्ट में लिख दिया जनरल सॉल्यूशन इज c1 e2x प्लस c2 e3x, वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैंने y इक्वल टू करके इसका नाम रख दिया। नेक्स्ट आ जाइए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई y 0 इक्वल टू 2 एंड y डैश 0 इक्वल टू 3। इसको रीड कैसे करते हैं बेटा, y 0 इक्वल टू 2 मीन्स y की वैल्यू 2 है एट x इक्वल टू 0, और ये क्या बोल रहा है y डैश 0 इक्वल टू 3 मीन्स एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो मेरा 3, ठीक है। एक्सप्लेन वाई दिस सॉल्यूशन इज यूनिक ओवर व्हाट इंटरवल इट इज डिफाइंड, ये पूछा गया है आपसे। तो जितनी थ्योरम्स आपने करी उन सबका एप्लीकेशन इसमें आ गया क्वेश्चन में। तो देखिए मेरे पास सॉल्यूशन बेटा ये आ चुका है y, अब मुझे दे रखा है y 0 इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है इस वाली इक्वेशन में जहां मेरी पेंसिल है इसमें मैं अगर x को 0 डाल दूं तो y की वैल्यू डालनी है 2, तो मैंने y की जगह 2 डाल दिया और x की जगह पे 0 डाल दिया। x की जगह 0 डाला तो e की पावर 0 1 आ गया, इधर भी e की पावर 0 आ गया, तो c1 प्लस c2 आ गया। तो मेरे को एक इक्वेशन मिल गई c1 प्लस c2 इक्वल टू 2। दूसरा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है y डैश 0 इज इक्वल टू, क्या दे रखा था, y डैश 0 इक्वल टू 3 है, सॉरी y डैश 0 इक्वल टू 3 है। इसका मतलब मैं पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, उसमें x को 0 डालूं और y को 3 डालूं, तो इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, देखो y डैश इज इक्वल टू c1 e2x का 2 प्लस 3c2 e3x, ये आ गया। अब इसमें आप y डैश की जगह 3 डाल दो और x को 0 डाल दो, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन आ गए, ठीक है ना। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, और ये वाली जो इक्वेशन आपकी आ गई है दिस वन, यहाँ y डैश 0 को 3 डाल देना, ठीक है। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लो c1 c2 की, तो मेरी वैल्यू निकल कर आ गई c1 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू -1। तो मेरा जो, अब मैंने c1 c2 की वैल्यू इसमें डाल दी, जो मेरा सॉल्यूशन था ना ये वाला फर्स्ट जो हमने लेके चल रहे थे जनरल सॉल्यूशन से, अब मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है। जब आपको c1 c2 की वैल्यू मिल जाए तो समझ लीजिए आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकला है। जनरल सॉल्यूशन हमेशा आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में होता है, और अगर हमें कोई कंडीशन दे रखी है उनको निकालने की, तो जब उनको इस्तेमाल करके हम निकाल लेते हैं तो जो सॉल्यूशन मिलता है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया 3e2x माइनस e3x, ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। उन्होंने कहा कि क्या ये सॉल्यूशन यूनिक होगा, तो आपने तो देखा ही था, थ्योरम 4.1 ने हमें बताया था कि सॉल्यूशन यूनिक होता है, ठीक है ना। तो थ्योरम 4.1 का इस्तेमाल किया तो हमें पता चला कि ये सॉल्यूशन यूनिक होगा, और हमें ये भी पता है कि ये पूरे इंटरवल पे डिफाइन होता है जितने पे पूरा फंक्शन डिफाइन था। तो गिवन क्वेश्चन पूरे इंटरवल पे था, रियल लाइन पे, तो ये सॉल्यूशन भी पूरे इंटरवल पे डिफाइन होगा। जस्ट यू नीड टू स्टेट द थ्योरम 4.1 हियर, राइट। अब ये वाला क्वेश्चन आप सब बच्चे लिख लें, बिल्कुल सेम तरीके से ही है ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। देखो, कंसीडर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, शो कीजिए कि EX और XCX इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। फिर ये सॉल्यूशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, C1 EX प्लस C2 XCX, ये सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर उसने कंडीशन दे दी आपको दो, y 0 इक्वल टू 1 और y डैश 0 इक्वल टू 4, इससे आपको C1 C2 की वैल्यू मिल जाएगी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर यूनिक क्यों है, क्योंकि थ्योरम 4.1 का इस्तेमाल कर लेंगे। किस इंटरवल पे होगा, यही वाला इंटरवल आ जाएगा, -∞ to ∞। सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज होमवर्क फॉर यू, ऑल्दो मैं आपको इसकी पिक्चर दे देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपना आंसर मैच कर लेंगे, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फर्स्ट ट्राई वंस, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ इसलिए कि आप अपना आंसर चेक कर लें कि ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर, ये ले लीजिए, ठीक है बेटा। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाइए, 9th क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क बिकॉज इट इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर टू द प्रीवियस वन। फिर से सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दे रखी है आपसे कहा कि x और x स्क्वायर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए रॉन्स्कियन का इस्तेमाल कीजिए, सॉल्यूशन शो करने के लिए दिखाइए कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जनरल सॉल्यूशन के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन लीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए y1 इक्वल टू 3 और y डैश 1 इक्वल टू 2 का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सब बच्चे फोटो ले लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सॉल्व करेंगे पहले आंसर, और फिर बाद में मेरा सॉल्यूशन देख के मैच करेंगे अपना आंसर की, ठीक है कि नहीं। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैंने कर नहीं रखा तो आप अपने आप करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 10th भी देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी मच सिमिलर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10th की भी फोटो ले लें सब बच्चे, राइट। इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं आप यहाँ से,
पर पहले अपने आप सॉल्व करेंगे सब बच्चे। सिंपल डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव भी कोई मुश्किल नहीं है, राइट। ये ले लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे दिस वन, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है बुक का। गिवन दैट e की पावर -x, e3x, e4x ऑल आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस थर्ड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शो करना है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। आई थिंक यू एंड राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू इट बिकॉज सीधा रॉन्स्कियन ही तो शो करना है इसका कि नॉन जीरो है। तो रॉन्स्कियन कैसे बनेगा बेटा इनका, देखो e-x, e3x और e4x। पहले तो इनको प्लेस कर दिया फर्स्ट रो में, फिर इनका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो यही आ जाएगा इनका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इनका एक और डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो ये सेकंड रो का डेरिवेटिव ले लूँ बेटा मैं, ठीक है। 4 4 60, सेकंड रो का डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए, पहले जो कॉमन निकल रहा है उसे कॉमन निकाल लो। डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, आपने देखा ये नॉन जीरो आ रहा है, तो ये इसका रॉन्स्कियन लीनियरली इंडिपेंडेंट, नॉन जीरो की वजह से ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया। जनरल सॉल्यूशन के लिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लीजिए, तो मैंने इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, दैट इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में लिखें, ट्राई करेंगे अपने आप सब बच्चे, राइट। सो आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज ऑल्सो। सेक्शन 4.1 का काफ़ी पार्ट आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आपको रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कराएंगे, ठीक है। सो आई एम वाइंडिंग अप द लेक्चर हेयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जितना होमवर्क दिया है सब बच्चे करें, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।